बहू, कल सुबह से तुम और प्रीतम अपनी रसोई अलग कर लेना। ऊपर वाले फ्लोर पर एक छोटा किचन बना हुआ है। गैस और बर्तन मैंने रखवा दिए हैं। राशन का सारा सामान प्रीतम कल ले आएगा। आपसे तुम दोनों का खाना पीना वहीं होगा। ममता जी ने अपनी नई नवेली बहू अंजलि से ये बात इतने सपाट लहजे में कही, जैसे वो किसी को बाजार से सब्जी लाने का आदेश दे रही हो। ये सुनकर अंजलि के हाथ से चाय का कप लगभग छूटते छूटते बचा। अभी शादी को सिर्फ 10 दिन ही हुए थे। हाथों की मेहंदी का रंग भी पूरी तरह से छूटा नहीं था और सासू माँ ने घर के बंटवारे का फरमान सुना दिया। अंजलि सन्न रह गई। वो एक आधुनिक ख्यालों वाली लड़की थी, लेकिन उसके संस्कार बहुत अच्छे थे। वो पुणे के एक छोटे से परिवार में पली बड़ी थी, जहां माता पिता दोनों ही नौकरी करते थे और वो अक्सर घर पर अकेली रहती थी। इसीलिए जब उसकी शादी बनारस के इस प्रतिष्ठित और भरे पूरे मल्होत्रा सदन में तय हुई, तो वो खुशी से फूली नहीं समाई थी, क्योंकि उसके ससुराल में प्रीतम के ताऊजी, चाचा जी और उनका पूरा कुनबा एक साथ रहता था। यानी कि भरा पूरा संयुक्त परिवार था। अंजलि को लगा था कि उसे यहाँ वो प्यार और अपनापन जरूर मिलेगा, जिसके लिए वो हमेशा तरसी थी। लेकिन आज सासू माँ ने उसे अलग कर दिया। शाम को जब प्रीतम ऑफिस से आया, तो अंजलि ने रोते हुए उसे सारी बात बताई, जिसे सुनकर प्रीतम भी हैरान हो गया। वो दौड़कर अपनी माँ ममता जी के पास गया और बोला, माँ ये क्या है? आपने अंजलि से ऐसा क्यों बोला? वो रो रही है। लोग क्या कहेंगे कि 10 दिन में ही बेटे बहू को अलग कर दिया। क्या अंजलि से कोई गलती हुई है? अगर हुई है तो आप उसे डांट लीजिए, समझा लीजिए, लेकिन यूं अलग तो मत कीजिए। प्रीतम ने माँ के पैरों के पास बैठकर विनती की, तो ममता जी ने अपना रामायण का पाठ बंद किया और चश्मा उतारकर बेटे को देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी कठोरता थी, जो प्रीतम ने पहले कभी नहीं देखी थी। ममता जी ने सख्त आवाज में कहा, बेटा, मैंने जो फैसला लिया है वो बदल नहीं सकता। कल से तुम दोनों ऊपर के फ्लोर पर रहोगे। और हाँ, अपनी सैलरी का एक भी पैसा अब नीचे के घर में देने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी गृहस्थी खुद चलाओ। जाओ, अब मुझे पूजा करनी है। माँ के मुंह से ये सुनकर प्रीतम हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माँ ऐसा क्यों कर रही है। वो उदास मन से चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उस रात अंजलि और प्रीतम के गले से निवाला भी नहीं उतरा। अगले दिन सुबह भारी मन से उन्होंने ऊपर वाले फ्लोर पर अपनी गृहस्थी जमा ली। अंजलि का दिल टूट गया था। अब उसे नीचे से आते ही हंसी ठिठोली की आवाजें सुनाई देती, तो उसे लगता जैसे उसे सजा दी गई है। नीचे बड़ी ताई जी, उनकी बहू और चाची वगैरह सब मिलकर घूमती फिरती। बच्चे आंगन में खेलते, चाचा राजनीति पर चर्चा करते। ये सब अंजलि को बहुत आकर्षित करता था। उसे लगता कि सासू माँ शायद उससे नफरत करती हैं या उसे इस लायक ही नहीं समझती कि वो परिवार का हिस्सा बन सके। इसीलिए तो उसे आते ही अलग कर दिया। ये सब सोच सोचकर अंजलि दिन रात दुखी होती रहती। इसी तरह एक हफ्ता बीत गया। इस एक हफ्ते में अंजलि ने देखा कि ममता जी का व्यवहार विचित्र है। जब भी वो नीचे आती और ममता जी अकेली होती, तो वो उसे चाय पिलाती, प्यार से बात करती। लेकिन जैसे ही घर का कोई और सदस्य आता, तो वो अंजलि से रूखा व्यवहार करने लगती और उसे वापस ऊपर अपने कमरे में भेज देती। जाओ बहू, ऊपर तुम्हारा काम होगा, यहाँ भीड़ मत बढ़ाओ। वो अक्सर ताई जी या चाची जी के सामने कह देती। उन सबके सामने अंजलि को अपना बहुत अपमान महसूस होता। लेकिन प्रीतम उसे समझाता कि माँ का स्वभाव ऐसा नहीं है, जरूर कोई और बात है। धीरे धीरे अंजलि ने अपने एकांतवास में ऊपर की बालकनी से नीचे के आंगन का निरीक्षण करना शुरू किया, और जो उसने देखा, उसने उसकी आंखें खोलनी शुरू कर दी। उसने देखा कि घर तो संयुक्त था, लेकिन काम और खर्चे संयुक्त नहीं थे। सुबह 4 बजे उठकर ममता जी यानी कि उसकी सासू माँ अकेले पूरे घर के लिए चाय बनाती। ताई जी, उनकी बहू और चाची जी 10 बजे तक सोकर उठती। घर के राशन का बिल, बिजली का बिल, यहाँ तक कि ताऊ जी के पोतों की स्कूल की फीस भी ममता जी के पति यानी अंजलि के ससुर जी की पेंशन और खेती की कमाई से जाती थी। जबकि खेत पुश्तैनी नहीं थे, उन्हें ममता जी के पति ने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा था। एक दिन दोपहर में अंजलि सीढ़ियों पर खड़ी थी। नीचे हॉल में ताऊ जी के बेटे यानी प्रीतम के बड़े चचेरे भाई विक्की भैया ममता जी पर चिल्ला रहे थे। चाची, ये क्या है खाने में आज? फिर लौकी। आपको पता है ना, मुझे पनीर पसंद है। और हाँ, मुझे 10,000 रुपए दीजिए, दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है। अगर आपके पास नहीं है तो चाचा जी से मांग कर दीजिए। ममता जी ने सिर झुकाकर कहा, बेटा, अभी परसों ही तो दिए थे।
अभी हाथ तंग है। तुम्हारे चाचा जी की दवाइयां भी आनी है। अरे तो प्रीतम की शादी में जो शगुन आया था, वो कहाँ गया? दबा कर बैठी हो क्या? ये संयुक्त परिवार है चाची, यहाँ सबका पैसा सबका होता है। विक्की ने बदतमीजी से कहा और मेज पर रखा गिलास पटक दिया। ताई जी वहीं बैठी चाय पी रही थी। उन्होंने बेटे को डांटने के बजाय ममता जी से कहा, अरे दे देना ममता, लड़का है, जवान खून है, और वैसे भी तेरा प्रीतम तो अब कमाता भी है, उससे मांग ले। ये सब सुनकर अंजलि का खून खौल उठा। वो नीचे जाने ही वाली थी कि उसने ममता जी का जवाब सुना। प्रीतम अब अलग रहता है दीदी, उसकी रसोई अलग है, खर्चा अलग है। मैं उससे पैसे नहीं मांग सकती, और मेरे पास अब और पैसे नहीं है। ये सुनकर विक्की बड़बड़ाता हुआ चला गया। ताई जी और चाची जी ने मुंह बनाया और अपने कमरों में चली गई। ममता जी चुपचाप बिखरे हुए कांच के टुकड़े उठाने लगी। ये सब देख सुनकर अंजलि की आंखों से पर्दा हट चुका था। उसे समझ आ गया कि ये भरा पूरा परिवार असल में एक ऐसा दलदल था जो ममता जी और उनके पति को सालों से चूस रहा था। यहाँ प्यार नहीं, परजीविता थी। उसी दिन शाम को एक और घटना हुई। प्रीतम की बुआ जी अपने परिवार के साथ आधम की। आते ही उनकी फरमाइशें शुरू हो गई। अरे ममता, सुना है नई बहू ढेर सारा दहेज लाई है। बुला जरा उसे, मैं भी तो देखूं कौन कौन सी साड़ियां और जेवर लाई है। उन्हीं में से कुछ साड़ियां और जेवर मैं अपने लिए पसंद कर लूंगी। और हाँ, प्रीतम की सैलरी तो अब अच्छी होगी, बढ़िया सरकारी नौकरी जो ठहरी, तो जाते वक्त हमें शगुन अच्छा मिलना चाहिए। ममता जी, जो अब तक थकी हुई लग रही थी, शेरनी की तरह उठकर खड़ी हो गई। जी, बहू ऊपर रहती है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो नीचे नहीं आएगी। और अब प्रीतम की सैलरी पर उसका और उसकी पत्नी का हक है। मैंने उनका बंटवारा कर दिया है। वो अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। मेरे पास आपको देने के लिए सिर्फ चाय पानी है, कृपया वो ग्रहण करें। ये सुनते ही बुआ जी का मुंह खुला का खुला रह गया। बंटवारा? नई बहू ने आते ही तेरा घर फोड़ दिया। अरे कैसी है तेरी बहू, जिसने आते ही माँ बेटे को अलग कर दिया? उसने अलग नहीं किया है जीजी, मैंने ही उन्हें अलग कर दिया है। अब आपको जो कहना है कहिए, पर मैं अपनी बहू की कमाई और उसके गहनों पर इस घर की गिद्ध दृष्टि नहीं पड़ने दूंगी। मैंने पूरी जिंदगी इस संयुक्त परिवार के नाम पर अपनी इच्छाओं की बलि दे दी, अब अपनी बहू की इच्छाओं की बलि नहीं देने दूंगी। ममता जी ने दृढ़ता से कहा। अंजलि, जो सीढ़ियों के पीछे छिपी सब सुन रही थी, अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। वो जिसे अपनी सासू माँ की निष्ठुरता समझ रही थी, वो दरअसल उनका सुरक्षा कवच था। ममता जी ने बदनामी का टीका अपने माथे पर लगाकर अपने बेटे और बहू के भविष्य को सुरक्षित कर दिया था। उन्होंने अंजलि को इसलिए अलग नहीं किया था कि वे उससे प्यार नहीं करती थी, बल्कि इसलिए अलग किया था क्योंकि वो उसे इस शोषण से बचाना चाहती थी। अंजलि दौड़कर ऊपर गई। उसने अपना चेहरा धोया और एक दृढ़ निश्चय किया। शाम को जब बुआ जी और बाकी रिश्तेदार हॉल में बैठी ममता जी को ताने मार रहे थे, कैसी सास है, बहू को सिर पर चढ़ा रखा है, अलग करने से तो उसे कितनी आजादी मिल गई, नाक कटवा दी। तभी अंजलि एक बड़ी सी थाली में चाय और नाश्ता लेकर नीचे उतरी तो सब चौंक गए। अंजलि ने साड़ी का पल्लू करीने से सिर पर रखा हुआ था। वो बुआ जी के पास गई और उनके पैर छुए। अरे तू तो कह रही थी कि इसकी तबीयत खराब है, बुआ जी ने व्यंग से कहा। तो ममता जी कोई जवाब देती, इससे पहले ही अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, बुआ जी, बड़ों का आशीर्वाद मिले तो तबीयत अपने आप ठीक हो जाती है। फिर वो अपनी सास ममता जी के पास गई। ममता जी की आंखों में घबराहट थी। वो शायद सोच रही थी कि अंजलि कहीं उनका भंडाफोड़ ना कर दे, या सबके सामने वो लड़ ही ना पड़े। अंजलि ने सबके सामने ममता जी के हाथ थाम लिए और ऊंची आवाज में बोली, आप लोग मेरी मम्मी जी को गलत समझ रहे हैं। इन्होंने हमें अलग करके मुझे पराया नहीं किया, बल्कि मुझे गृह लक्ष्मी बनना सिखाया है। और हाँ, रसोई अलग होने का मतलब ये नहीं है कि रिश्ते अलग हो गए। फिर अंजलि ने अपनी ताई, सास और चाची सास की ओर देखकर मीठे जहर जैसा तीर छोड़ा। ताई जी, चाची जी, आप लोग घर की बड़ी हैं, इसलिए मैं ये बात आपसे कह रही हूँ। मम्मी जी की भी अब उम्र हो गई है, उनसे अब इतना काम नहीं होता। डॉक्टर ने उन्हें सख्त आराम की सलाह दी है, इसलिए आज से मम्मी जी और पापा जी का खाना भी मैं ही बनाऊंगी। वो ऊपर हमारे साथ ही खाना खाएंगे, और घर के बाकी काम मुझे यकीन है कि विक्की भैया की पत्नी और आप लोग मिलकर सब संभाल ही लेंगे। आखिर ये संयुक्त परिवार है ना? तो काम भी तो संयुक्त रूप से होना चाहिए। अंजलि की बात सुनकर हॉल में सन्नाटा छा गया। ताई जी
और चाची जी के चेहरों का रंग उड़ गया। ममता जी को आराम और अब काम उन्हें और उनकी बहू को करना पड़ेगा। ये सोचकर ही उनकी हालत खराब हो रही थी। अंजलि यही नहीं रुकी, वो आगे बोली, और बुआ जी प्रीतम कह रहे थे कि घर की मरम्मत के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमने सोचा कि हम लोग तो ऊपर रहते हैं, तो नीचे के घर का खर्चा और मेंटेनेंस ताई जी और चाची जी के बेटे मिल बांट कर उठा लेंगे। आखिर प्रीतम अकेले कब तक बोझ उठाएंगे, है ना। अंजलि की बात सुनकर सब लोग बगले झांकने लगे। जो लोग अभी तक संयुक्त परिवार की दुहाई दे रहे थे, जैसे ही जिम्मेदारी और खर्च की बात आई, सब खिसकने के बहाने ढूंढने लगे। अरे हमें तो देर हो रही है। बुआ जी उठी। हाँ, विक्की के पापा बुला रहे होंगे। ताई जी भी खिसक ली। थोड़ी देर में ही पूरा हॉल खाली हो गया। वहां सिर्फ ममता जी और अंजलि रह गई। उन्होंने देखा कि प्रीतम, जो अभी अभी ऑफिस से लौटा था, दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। ममता जी ने अंजलि को देखा। उनकी आंखों में आज आंसू थे। अगली, तूने ये क्या किया? अब पूरा खानदान तेरे खिलाफ हो जाएगा। तो अंजलि ने ममता जी के गले लगते हुए कहा, होने दीजिए मम्मी जी। जो लोग आपको सिर्फ काम करने वाली मशीन समझते हैं, उनका खिलाफ होना ही अच्छा है। आपने मुझे बचाने के लिए बदनामी ली, तो क्या मैं आपके लिए ढाल नहीं बन सकती? तभी प्रीतम ने आगे बढ़कर मां के पैर छुए। माँ मुझे माफ करना। मैं अपनी पढ़ाई और नौकरी में इतना बिजी रहा कि कभी समझ ही नहीं पाया कि आप किस तरह घुट घुट कर जी रही थी। अंजलि ने आज मुझे आपकी खामोशी का मतलब समझा दिया है। यह सुनकर ममता जी ने दोनों को गले से लगा लिया। पर बहू, तूने तो कह दिया कि मैं ऊपर खाना खाऊंगी, पर नीचे का खाना कैसे बनेगा? ममता जी आंसू पोंछते हुए बोली, नीचे जो पकाएगा वो खाएगा मां जी। अंजलि ने हंसते हुए कहा, अब से आप ड्यूटी पर नहीं हैं, आप रिटायरमेंट पर हैं। आपका बेटा और बहू है ना, आपको संभालने के लिए। उस दिन के बाद मल्होत्रा सदन में एक नई व्यवस्था शुरू हुई। ताई जी, उनकी बहू और चाची जी को मजबूरन रसोई में जाना ही पड़ा, क्योंकि ममता जी अब बीमार रहने लगी थी। विक्की और अन्य चचेरे भाइयों को अपनी अय्याशियों के लिए पैसे मिलने बंद हो गए, तो उन्हें भी मजबूरी में ही सही नौकरियां ढूंढनी पड़ी। अंजलि और ममता जी की रसोई भले ही ऊपर थी, लेकिन शाम की चाय दोनों सास बहू अपनी बालकनी में बैठकर पीती थी और नीचे के आंगन में हो रही भाग दौड़ को देख देख कर मुस्कुराती थी। ममता जी सोच रही थी, अंजलि सही कहती है कि कभी कभी जुड़ने के लिए थोड़ा अलग होना जरूरी होता है। ममता जी ने जो लकीर खींची थी, उसने घर नहीं तोड़ा था, बल्कि उस घर की नींव को खोखला होने से बचा लिया था। और अंजलि, अंजलि को वो बड़ा परिवार तो नहीं मिला जिसकी उसने कल्पना की थी, लेकिन उसे एक ऐसी माँ मिल गई थी जो उसके लिए दुनिया से लड़ गई थी। और ये किसी भी भरे पूरे परिवार से कहीं ज्यादा कीमती था। दोस्तों, कभी कभी हम खुद भी अनजाने में अपने ऊपर अनावश्यक जिम्मेदारियां ले लेते हैं, और यही ममता जी के साथ हुआ। अगर ममता जी शुरू से ही खर्च बांट देती, काम बांट देती, ना कहना सीख लेती, तो शायद हालात यहाँ तक नहीं पहुंचते। किसी ने सही कहा है, त्याग तब तक सुंदर है जब तक वो स्वेच्छा से हो। जब त्याग मजबूरी बन जाए, तो वो शोषण बन जाता है। तो दोस्तों, अंजलि ने अपनी सास को बचाकर सही किया या गलत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।